गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर में अगला टॉपिक वेपोराइजेशन और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेपोरेशन जो है ये हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को ऐड करता है मॉइस्चर के फॉर्म में। वेपोरेशन कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। इस प्रक्रिया के दौरान वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट यानी वेपर में चेंज होता है। इसके अलावा पौधे ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वाटर वेपर ऐड करते हैं। ये हर तापमान में होता है, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कम तापमान में वेपोराइजेशन नहीं होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि गर्मी के समय में क्योंकि हॉट और ड्राई सीज़न होता है वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो उसके मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है और तापमान के कम होने पर, टेम्परेचर के कम होने पर उसके मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से ह्यूमिडिटी बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर वेपोराइजेशन ज़्यादा और टेम्परेचर घटने पर वेपोराइजेशन कम होता है। द एयर इज सैचुरेटेड व्हेन इट होल्ड एज मच मॉइस्चर एज इट कैन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड दिस इज नॉन एज ड्यू पॉइंट। जब हवा के अंदर में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है ना, गिवन टेम्परेचर, हवा के अंदर में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। और जितना एक्चुअल अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है एयर में उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये एयर प्रेशर से क्लोजली रिलेटेड है। जब एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन करता है किसी गिवन टेम्परेचर में तो हम लोग एयर को सैचुरेटेड कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको एक्सप्रेस करने का एक सबसे कह सकते हो इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वे है जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ये एक रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर। यानी कितनी मात्रा में हवा के अंदर में जलवाष्प या वाटर वेपर प्रेजेंट है बाय उस टेम्परेचर पे हवा पर मैक्सिमम कैपेसिटी में कितना मॉइस्चर हवा के द्वारा कंटेन किया जा सकता है, इसका रेशियो ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसको हम लोग प्रतिशत या परसेंटेज के रूप में भी शो करते हैं। अगला टॉपिक है कंडेंसेशन। Condensation, the temperature at which the air gets saturated, is called the dew point. What will happen if the saturated air is cooled even more, so much so that its temperature goes below the dew point? The extra amount of water vapor, which cannot be held by the air any longer, is converted into droplets of water or ice particles floating in the air. This process is called as condensation. Forms of condensation: clouds, a dense visible mass of water droplets or ice crystals in the air. Mist, droplets of water suspended in the atmosphere close to the surface of the earth. Fog, a dense cloud of water droplets close to the ground. Frost, a coating of ice left when moisture in the air freezes. Dew, tiny drops of water that condense on the ground or other surface. Hail, ice pellets falling from clouds. टेम्परेचर एट विच द एयर गेट सैचुरेटेड इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें हवा में जलवाष्प की मात्रा है ना अपने मैक्सिमम पे होती है उसे हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं।
अब जैसे एक हवा के अंदर में, एयर में, अगर जितना मात्रा में उसको जल वाष्प या वाटर वेपर को कंटेन करना है, उससे अधिक अगर चल जाए तो क्या हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, जिसको हवा होल्ड करके नहीं रख सकती है, तो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर या आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और हवा में फ्लोट करता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इसके 4 रूप हैं: क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू और हैल। क्लाउड बादल विजिबल मास है, ये दिखाई देता है हमको, है ना। वाटर ड्रॉपलेट का और आइस क्रिस्टल का हवा में विजिबल मास है। मिस्ट, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिस्ट भी जस्ट लाइक क्लाउडी है, लेकिन ये क्लाउड से कम ऊंचाई पे होते हैं। फॉग ठंड के मौसम में आपको देखने को मिलेगा, धुंध जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ग्राउंड के क्लोज होते हैं। अगला होता है फ्रॉस्ट, सर्दी के मौसम, पाला जिसको हम लोग कहते हैं। सर्दी के मौसम आप देखोगे कि हम लोग सुनते हैं कि फसलों को पाला मार गया। पाला एक्चुअली में है क्या? जो मॉइस्चर हवा में मौजूद है, ठीक है, वो पौधों के पत्तों पर जम जाता है और टेम्परेचर कम होने के कारण से वो आइस में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। ड्यू ओस है ना, टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कंडेंस ऑन द ग्राउंड और अदर सरफेस। ड्यू जो है वो आपको घास में अक्सर दिखाई देगा, है ना, जो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, उनको ड्यू बोलते हैं। हेल, कभी कभी देखोगे बारिश के साथ में बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, ओले जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी कंडेंसेशन के द्वारा ही बनते हैं। प्रेसिपिटेशन, when the water droplet with cloud became too heavy, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स में होते हैं वो काफ़ी भारी हो जाते हैं, तो वो रेन, स्नो, हेल या स्लिट के रूप में धरती पे गिरते हैं, जिनको हम लोग प्रेसिपिटेशन या फिर वर्षण कहते हैं। इसको रेन को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग रेन गॉज कहते हैं। रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड 3 काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन: रिलीफ, कन्वेंशनल एंड साइक्लोनिक। 3 तरह के वर्षण के प्रकार हैं। पहला है रिलीफ रेनफॉल, दूसरा है कन्वेंशनल रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। Relief rainfall. When a wind blowing from the sea and saturated with water vapor reaches a mountain, it starts rising along its slope. On rising, the clouds reach the thinner layers of air and consequently expand. Expansion produces cooling. The moisture in the clouds is thus condensed and falls as rain. And this rainfall is called as relief rainfall. पहला जो प्रकार है रिलीफ रेनफॉल। तो रिलीफ रेनफॉल एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जब हवा है ना, हवा तेज़ी से बहती है तो क्लाउड्स है ना, जो क्लाउड जिनके अंदर में वाटर ड्रॉपलेट वो कंटेन किया हुआ है, ये भी हवा के साथ में फ्लोट करते हुए बहते चले जाते हैं। और हवा के रास्ते में अगर कोई ऊंचा पर्वत या कोई ऊंची पठार या पर्वत आ जाता है तो डेड कंडीशन क्या होता है, उससे टकराने के दौरान इस क्लाउड्स के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं। इनको हम लोग रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल रेनफॉल। वी नो डैट व्हेन एयर इज हीटेड इट टेंड टू राइज। जैसे हमको पता है कि जब हवा गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है, और जब वो हवा ऊपर की ओर उठते हुए जब ठंडी हो जाती है तो उसका जो वेपर है वो कंडेंस होकर के रेनफॉल के रूप में गिरता है। तो इस तरह के होने वाले रेनफॉल को हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। ये रेनफॉल आमतौर पे उन देशों में देखने को मिलता है जो इक्वेटर के नज़दीक है, विषुवत रेखा के नज़दीक है, जहाँ पर अक्सर दोपहर के समय पे बारिश होती है। अगला है साइक्लोनिक रेनफॉल। इन द टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अकर वेयर वार्म वेस्टर्लीज मेट द कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज। वार्म winds expand and being lighter rise over the heavier cloud cold winds and sink below them. As the wind rise, evaporation and condensation take place, followed by
precipitation which create cyclones that travel the westerlies cause heavy precipitation। देखिए क्या होता है, वेस्ट की तरफ से आने वाली जो गर्म हवा है, ईस्ट की तरफ से आने वाली जब ठंडे हवा के साथ में मिलती है ना, तो एक सिंक उसके नीचे बन जाता है। और जैसे जैसे विंड राइज करता है, वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होते हैं और एक साइक्लोन क्रिएट होता है जिसमें काफ़ी तेज़ हवा, साइक्लोन अपने साथ में काफ़ी तेज़ हवा और बारिश लेके आता है। और इस तरह से होने वाली जो वो बारिश होती है उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। आमतौर पे ये कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इससे काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही।